नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मानव भूगोल के अंतर्गत आज हम मानव भूगोल की विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल की अलग अलग विचारधारा, जिसको हम मानव और पर्यावरण के बीच संबंध कह सकते हैं। तो मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है और कौन कौन सी विचारधाराएं वो जुड़ी हुई। मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं उस विचारधाराओं का अध्ययन किया जाएगा। मुख्यतः 3 विचारधाराएं हैं: नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तीनों का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की विचारधारा नियतिवाद, जिसको निश्चयवाद भी कहा जाता है, संभववाद और नवनिश्चयवाद। इस तरह इन 3 विचारधाराओं का अध्ययन किया जाएगा। एक एक करके इन विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। पहला, मानव भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत पहला है निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म भी जिसको कहा जाता है। यह एक जर्मन विचारधारा है जिसका प्रतिपादन है वो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने किया था। रेडजेल महोदय ने नियतिवाद का या निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतु की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की अनुपालना करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव है वो दृष्टिगोचर या दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। कहने का मतलब यानी मनुष्य स्वयं और उसके जो क्रियाकलाप है उस पर पर्यावरण का प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। वातावरण निश्चयवाद विचारधारा में वातावरण को प्रधानता दी गई है। उदाहरण के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु के प्रदेशों में चावल, गन्ना, जूट, चाय, नारियल आदि का उत्पादन होता है तथा इस उत्पादन के अनुसार ही मानव भोजन, वस्त्र, मकान, उद्योग आदि प्राप्त करता है। उसी तरह समशीतोष्ण जलवायु के प्रदेशों में गेहूं की कृषि की जाती है, सोयाबीन की कृषि, ऊन का उत्पादन किया जाता है और इस उत्पादन के अनुसार ही मनुष्य अपना जीवन यापन तथा रहन सहन करता है। इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों में, जो अत्यधिक ठंडे प्रदेश है, वहाँ किसी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं किया जाता और वहाँ के निवासी है वो अपना जीवन यापन है वो सील मछली है, बारहसिंगा आदि के मांस या खाल और हड्डियों से भोजन प्राप्त करते हैं और वस्त्र, तंबू, स्लेज गाड़ी आदि इन्हीं से प्राप्त करते हैं। इस विचारधारा है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ता है, उनके द्वारा इसका विकास किया गया। इसमें से जर्मन भूगोलवेत्ता हैं फ्रेडरिक रेडजेल हैं, कांट हैं, वारेनियस हैं, फास्टर हैं, हमबोल्ट हैं, रीटर हैं आदि ने इस विचारधारा का समर्थन किया, वो समर्थक है। उसी तरह कुमारी सैम्पुल हैं, हंटिंगटन हैं, उन्होंने भी इस विचारधारा का समर्थन किया। इन सभी ने बताया कि वातावरण के तत्वों का मानव जीवन और मानवीय क्रियाकलापों पर इसका प्रभाव पड़ता है।
कुमारी सैम्पल, हंटिंगटन आदि ने भी इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति का मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन बताया। इन सभी भूगोलवेत्ता की मान्यता है कि किसी भी प्रदेश या देश की स्थिति है, उसकी संरचना है, उच्चावच है, जलवायु है, मिट्टी है या वनस्पति, खनिज है, जल संसाधन है आदि किसी भी देश या क्षेत्र के समस्त मानव वर्ग के शारीरिक हैं, स्वास्थ्य, भोजन है, मकान है, आर्थिक क्रिया हैं या सामाजिक गतिविधियां हैं आदि नियंत्रित होते हैं एवं उनकी विकास की दिशा निश्चित करते हैं। जैसे कि अभी बताया, उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में गेहूं है, चावल है, तो वहाँ के पर्यावरण के कारण वहाँ गेहूं का उत्पादन होता है या चावल का उत्पादन होता है, उनकी अधिकता होती है। कहीं पे चाय है, कॉफ़ी है, तो वो उष्ण प्रदेशों में इसका उत्पादन किया जाता है और ठंडे प्रदेशों में इनका उत्पादन नहीं होता। तो इसका कारण है वहाँ का पर्यावरण। उसी प्रकार समशीतोष्ण जलवायु है, जहाँ पे गेहूँ है, चुकंदर है, सोयाबीन है आदि का उत्पादन किया जाता है, ठंडा प्रदेशों में नहीं किया जा सकता। इसलिए निश्चयवाद में बताया गया है कि मानव तथा उसके क्रियाओं पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको पर्यावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है, इस विचारधारा को। नियतिवाद भी कहा जाता है, पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवाद, ये शब्द भी आपको याद है। उसी प्रकार दूसरी विचारधारा है मानव भौगोलिक विचारधाराओं के अंतर्गत पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद। ये फ्रांसीसी विचारधारा है जिसके प्रतिपादक हैं वो विडाल डी ला ब्लाश महोदय को माना जाता है। वैसे संभववाद शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग फेब्रे महोदय ने किया था। पर्यावरणवाद की विचारधारा के अंतर्गत यह अनुभव किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियाँ वो नियंत्रित नहीं कर सकती, वरन उन पर केवल प्रभाव डाल सकती है। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है। संभववाद के अंदर क्या माना जाए, संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है पर्यावरण के द्वारा, और मनुष्य अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी छांट के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। तो पर्यावरण संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य है वो अपने उपयोग के लिए अपनी चॉइस या छांट उसमें दे सकता है। मानव इन शब्दों का उपयोग क्या करेगा, अपनी छांट के अनुसार, अपने जीवन के ढंग के अनुसार तथा आर्थिक सामाजिक प्रारूप को निश्चित करने के लिए कर सकता है। संस्कृति का निर्माण मानव वर्ग की छांट तथा जीवन के मूल्यों के आधार पर ही होता है। इस प्रकार इस विचारधारा में मानवीय छांट को प्रधानता दी गई है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु तथा मिट्टी है गेहूं, कपास, चुकंदर के उत्पादन के लिए ही सदैव से उपयुक्त रही है, किंतु कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज करने के बाद जब यूरोपीय देशों के लोग 17वीं शताब्दी और बाद में अमेरिका में आकर बसे, तभी उन लोगों ने अपनी यूरोपीय संस्कृति का प्रयोग करते हुए अपनी छांट के द्वारा गेहूं, चुकंदर, कपास इत्यादि का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना आरंभ कर दिया। इस तरह कहा जाए कि इस विचारधारा में प्रकृति के प्रभाव की अपेक्षा मानवीय छांट चॉइस का अधिक महत्व होता है। प्रकृति को केवल कुछ सीमाएं निर्धारित कर देती हैं
और उन सीमाओं के अंदर अर्थात संभावनाओं का प्रयोग करके मानव वर्ग अपनी छाट के अनुसार अपने जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करता है। इस प्रकार की विचारधारा का सूत्रपात जो कि फ्रांस में हुआ था, तो इसलिए इसको फ्रांसीसी विचारधारा भी कहा जाता है। इनके समर्थकों में ब्लाश हैं, ब्रोन्स हैं, कार्ल सावर हैं, डिमांजिया है, इसाक बॉमेन है आदि इसके समर्थक हैं संभववाद के। ब्लाश महोदय ने बताया कि मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार इस विचारधारा में मानव को मुख्य माना है, यानी मानव प्रकृति में अपनी मर्जी से बदलाव कर सकता है। तो ये विचारधारा थी वो संभववाद विचारधारा थी, क्योंकि 19वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, संसार के विभिन्न भागों में विज्ञान और तकनीक का विकास होता है। तो इस विकास के कारण मानव को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मानव प्रकृति के सामने बहुत बड़ी शक्ति है, वह इसे जहाँ चाहे अपने अनुकूल बदल सकता है। यही मानव विषय की सोच हो गई कि मानव प्रकृति में मनचाहा बदलाव कर सकता है। उन संभावनाओं के अनुसार प्रकृति ने जो संभावना दी है उसके अनुसार मानव उसमें बदलाव कर सकता है। जहाँ पहले गेहूं नहीं होते थे वहाँ पर भी मानव ने गेहूं का उत्पादन करना शुरू कर दिया या अन्य चीज़ों का उत्पादन शुरू कर दिया। तो ये मानव की एक जीत है प्रकृति पर। ये मानना है संभववाद की विचारधारा के समर्थकों का। तो इस प्रकार संभववाद का मूल आधार है वातावरण में संभावनाओं का फायदा उठाना है। तीसरी विचारधारा है हमारी नवनिश्चयवाद। न्यू न्यू डिटर्मिनिज्म जिसको कहा जाता है संभववाद के बाद न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। यह एक अमेरिकी विचारधारा कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके प्रतिपादक हैं वो ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर महोदय को माना जाता है। इसमें इस विचारधारा में प्रकृति की निश्चयवाद और संभववाद दोनों का समन्वय करके अध्ययन पर बल दिया है। इसमें यह माना गया है कि प्रत्येक प्रदेश में प्रकृति की शक्तियों और तत्वों के द्वारा कुछ सीमाएं निश्चित की जाती हैं और उनको ही संभावनाएं कहा जा सकता है, और इन सीमाओं के अंदर ही मानव अपने चॉइस के अनुसार, छांट के अनुसार इसका प्रयोग करता है। प्रकृति पर मानव की पूर्ण विजय नहीं है। मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य करता है। मानव वर्ग वातावरण के साथ सामंजस्य करने के लिए वातावरण में परिवर्तन भी करता है। हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि पर्वतों में रेल मार्ग और सड़क मार्ग निर्माण के लिए मानव ने सुरंगें बना ली। बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं तो वहाँ पे उसने सुरंग के माध्यम से भी रेल मार्ग और सड़क का निर्माण कर लिया। और पर्वतीय ढाल हैं वहाँ पर भी कृषि करने के लिए क्या किया उसने, सीढ़ीदार खेत बना। मिट्टियों का जो उपजाऊपन कम हो जाता था उसको बढ़ाने के लिए खेतों में खाद का प्रयोग किया गया और इस उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। उसी प्रकार जहाँ शुष्क प्रदेश थे उन प्रदेशों में भी नहरों के माध्यम से खेती का कार्य किया जाने लगा। तो इस प्रकार यहाँ पर मानव है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर विकास कर सकता है।
नव निश्चयवाद के मुख्य प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर महोदय थे। उन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा है। टेलर महोदय ने गो एंड स्टॉप डिटर्मिनिज्म भी कहा है इसको। कभी कभी प्रश्न आता है रुको और जाओ, निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद या नेतिवाद, तो वो ये नव निश्चयवाद को ही कहा जाता है। रुको और जाओ, यानी देखो प्रकृति ने क्या संभावना दी है और मानव उसके आगे क्या कर सकता है, यानी प्रकृति के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करके मानव अपना विकास कर सकता है। इस विचारधारा के अनुसार वास्तव में न तो प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता। दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध रखते हैं। वास्तव में मानवीय गतिविधियों का प्रभाव पर्यावरण और प्राकृतिक शक्तियों पर पड़ रहा है, उसका आकलन करना चाहिए और प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए मानव को। तभी हम वास्तविक विकास कर सकते हैं। तो इस तरह रुको और जाओ नियतिवाद के मुख्य समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर महोदय। इसके अलावा कार्ल सावर हैं, हर्बर्टसन हैं, फ्लर हैं आदि इसके समर्थक थे। तो प्रकृति और मानव के साथ दोनों का आपसी सामंजस्यपूर्ण सहयोग से मानव अपना आर्थिक विकास कर सकता, ये मानना था नव निश्चयवाद की विचारधारा का। तो इस तरह मानव भूगोल में ये 3 मुख्य विचारधाराएं थी: निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। थैंक यू।